नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आपको एक ऐसी हैरानी की बात बताऊंगी कि आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। गुजरात के राजपीपला में एक मंदिर था जहां पे रेनोवेशन का काम चल रहा था और उस रेनोवेशन के दौरान कुछ ऐसे बंद कमरों को खोला गया जो बहुत सालों से नहीं खुले थे। जब उस कमरे को खोला गया तो उसमें कुछ ऐसी चीजें मिली जिसको देख के सभी हैरान हो गए। टेम्पल अथॉरिटीज ने तुरंत पुलिस को इत्तला किया और वहां की पुलिस जब वहां पहुंची तो देखा कि 40 से अधिक, मिनिमम 40 टाइगर स्किन वहां मिली। यानी कि एक मंदिर में टाइगर को पोच किया गया होगा। बहुत पहले इसकी फॉरेंसिक जांच हो रही है, कब हुआ ये सब नहीं अभी हमें पता है। पर जिस तरह से स्किन्स को संभाल के वहां रखा जा रहा था, पंजों को संभाल के रखा जा रहा था, दांतों को संभाल के रखा जा रहा था, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का हिस्सा था। यहाँ के लोकल्स भी हैरान हो गए ये देख के। तो टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और उसके साथ ऐसा होना बिल्कुल भी सही नहीं है। जो बड़ी बरामदगी हुई है ये मंदिर परिसर के भीतर हुई है। 40 संदिग्ध बाघ के रख रखाव की बात हुई है। 100 से अधिक पंजे भी यहाँ पे बरामद हुए हैं। इसका मतलब ये वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का पूरा खेल है। खोज या सामग्री तब मिली जब मरम्मत कार्य चल रहा था और मजदूर जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कुछ ऐसे कमरे मिले जहां पे बहुत लंबे समय से कोई नहीं गया था। वहां पे पता चला कि ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि सबको ऐसा लग रहा है कि टेम्पल अथॉरिटीज में भी, टेम्पल के जो रख रखाव करने वाले वो भी इससे मिले थे। पर यहाँ जान के आपको ये भी हैरानी होगी कि टेम्पल के जो रख रखाव करने वाले थे उन्होंने ही पुलिस को इत्तला किया था और ये स्किन काफी पुरानी लग रही है। इसके अलावा ये कपड़ों में लिपटे हुए बंडल इमारत के भीतर गुप्त स्थानों पर छिपाए रखे गए थे। इसके अलावा जैसे ही श्रमिकों ने बंडलों की जानकारी दी तो वहां पुलिस पहुंची और वन विभाग और स्थानीय पुलिस की जांच के लिए सामग्री जब्त कर ली गई। शुरुआती जांच के अनुसार ये पता चला कि हाँ जी, ये बिल्कुल ये वस्तुएं बाघों की हो सकती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक संरक्षित प्रजाति है, जबकि ये फॉरेंसिक जांच से भी पता चला कि इसकी अंतिम पुष्टि फॉरेंसिक और प्रयोगशाला विश्लेषण के बाद बताई जाएगी कि कब ऐसा हुआ, कितने लंबे समय से ये स्टोर्ड थे। एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने इस घटना को अत्यधिक गंभीर भी बताया है क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की शेड्यूल 1 में जो पर्टिकुलर संरक्षित प्रजातियां होती हैं उनको अगर आप हर्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे अधिक पनिशमेंट दिया जाता है। तो यही सबसे बड़ा इशू है। जांच के प्रमुख बिंदु ये बताएंगे कि छिपाने के लिए कौन जिम्मेदार था और ये प्रतिबंधित सामग्री मंदिर में कितने समय से जमा थी और मंदिर में ही क्यों रखी गई। ऑफ कोर्स मंदिर पे किसी को शक नहीं होता इस वजह से। क्या इसके तार किसी बड़े वन्यजीव तस्करों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग एक पूरा नेटवर्क होता है। क्योंकि टाइगर स्किन को ट्रॉफी की तरह माना जाता है। टाइगर क्लॉज से भी और टाइगर टीथ से भी बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। इस वजह से ये पता लगाना जरूरी है। वन्यजीव संरक्षणकर्ताओं ने सख्त कानून के बावजूद ऐसे तस्कर जो चल रहे, जो आराम से 40 से अधिक स्किन, मतलब आप समझ रहे हैं 40 बाघों की बात हो रही है यहाँ पे, जिनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। तो जब हमारे पास कानून है, यानी कानून ठीक से लागू नहीं हो रहे हैं या फिर कानून लागू करने वाले ही कहीं ना कहीं इनसे मिले हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बाघ जो है ये भारत के प्रमुख प्रजाति हैं। प्रमुख प्रजाति क्या होती है? किसी जगह के किसी क्षेत्र को दर्शाते हैं ये। और हमें पता है भारत के राष्ट्रीय पशु भी हैं ये। राष्ट्रीय पशु होने के परिणाम स्वरूप इनका संरक्षण और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बाघों की अगर हम बात करें, ये फ्लैगशिप प्रजाति तो है ही, साथ ही साथ ये इसके अलावा भी छत्रक प्रजाति है जिनको हम अम्ब्रेला स्पीसीज कहते हैं या छत्र प्रजाति भी कहते हैं। छत्र प्रजाति। इसके अलावा इन्हीं को हम संकेतक प्रजाति भी कहते हैं। क्या होता है सबके बारे में बताऊंगी। संकेतक प्रजाति भी है, साथ ही साथ ये कीस्टोन प्रजाति भी है। बहुत सारे बच्चों को इन सब के बीच में अंतर नहीं पता होता, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या अंतर होता है। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है। तो अगर हम बात करें छत्र प्रजाति की, छत्र प्रजाति ये संरक्षण के परिदृश्य से देखी जाती है। संरक्षण का क्या परिदृश्य है? संरक्षण का परिदृश्य है कि अगर एक प्रजाति को हम बचाएंगे तो उसके आवास को बचाने के परिणाम स्वरूप उससे संबंधित जितनी प्रजातियां, वहां पे बंदर भी रहते होंगे, सुअर भी रहते होंगे आदि, उन सबका संरक्षण हो रहा है। तो ऐसी प्रजाति को छत्र प्रजाति कहते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें संकेतक प्रजाति से, तो ये
प्रदर्शन के आधार पर देखी जाती है। प्रदर्शन, प्रदर्शन किस प्रकार का प्रदर्शन? किसी क्षेत्र के, किसी विशेष क्षेत्र के हेल्थ के बारे में जब ये सूचना देती है तो इसको हम संकेतक प्रजाति कहते हैं। तो मान लीजिए, सिर्फ इसका एग्जाम्पल नहीं, इसमें हम गंगा नदी डॉल्फिन को भी देख सकते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन कैसी है? गंगा नदी डॉल्फिन भी एक संकेतक प्रजाति है। मुख्य रूप से गंगा नदी डॉल्फिन एक ऐसी डॉल्फिन है जो दूषित पानी में नहीं रहती है। उसी प्रकार से अगर किसी एक पर्यावरण का या किसी एक आवास स्थान का क्षरण अगर हो रहा है, वहां पे बाघ नहीं प्राप्त होंगे, तो इस स्थिति में ये संकेतक प्रजाति हो जाएंगे। इसके अलावा कीस्टोन प्रजाति, एक प्रजाति जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके होने से पूरा इकोसिस्टम, पूरा वहां का पारितंत्र बंधा हुआ है अगर, तो उसको कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। तो ये पारितंत्र में समन्वय के लिए इंपॉर्टेंट है। पारितंत्र बंधक इसको हम मानते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रजातियों को हम इस नाम से जानते हैं। वैश्विक आवास की अगर हम बात करें, भारत में सर्वाधिक संख्या प्राप्त होती है। पूरे विश्व में जितने बाघ हैं उसके 75% भारत में स्थित है। ये याद रखिएगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में भी इनकी कुछ आबादियां मौजूद है। वैश्विक हिस्सेदारी की बात करें, पूरी दुनिया के लगभग 75% जंगली बाघ अकेले भारत में रहते हैं। तो बड़ी बात है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ऑफर है हाल ही में चल रहा है 50% ऑफ का, सारे ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्सेज पे ये अभी भी ऑन है। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएएस या जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि अभी भी आपके पास 15 जनवरी तक का टाइम है। तो जितनी जल्दी आप इसे कर लें, प्लीज करें। कूपन कोड आपको बस NEWYR26 अप्लाई करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाघों के बारे में। भारत में किस प्रकार से बाघ वितरित है? भारत में मुख्य रूप से ये ऊंचे पर्वत, हिमालयी क्षेत्र के ऊंचे पहाड़ी वाले क्षेत्रों में मिल जाएंगे, मैंग्रोव के दलदल में मिल जाएंगे। मुख्य रूप से सुंदरबन के क्षेत्र में आप जानते हैं कि बाघ बहुत मशहूर है। इसके अलावा लंबी घास के मैदान जैसे तराई और उत्तर पूर्वी भारत में भी प्राप्त होते हैं। पर्णपाती वन में भी प्राप्त होते हैं। शुष्क और नम पर्णपाती वन मुख्य रूप से, सदाबहार वन में भी प्राप्त होते हैं और शोला वनों में भी प्राप्त होते हैं। बाघों का महत्व क्या है? सबसे पहली चीज तो ये प्रमुख प्रजाति है, किसी क्षेत्र के पारितंत्र को दर्शाती है, कितना हेल्दी है वो पारितंत्र। इसके अलावा ये अम्ब्रेला, ये छत्र प्रजाति भी है। बाघों का संरक्षण करने से पूरी पारिस्थितिकी तंत्र बचती है। आर्थिक महत्व की बात करें तो मुख्य रूप से पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देती है। वहां के जो गाइड्स, टूरिस्ट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इन सबको संरक्षण देती है। वहां लोग घूमने आते हैं तो होटल इंडस्ट्री बनती है, जिससे वहां के लोगों को की भी अर्थव्यवस्था ठीक होती है। प्रतीक की बात करें तो भारतीय परंपराओं में बाघ शक्ति, सामर्थ्य एवं साहस का प्रतीक बहुत लंबे समय से रहा है। भारत की अगर हम बात करें बेटा, तो मुख्य रूप से भारत हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जिसने अपने बाघों को इज्जत दी है। बाघ संरक्षण हेतु हमने प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू किया था। बाघ संरक्षण भारत ने पहले ही समझा था कि किस प्रकार से हमें बाघ संरक्षण करना है। बाघ संरक्षण की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर हमने शुरू किया था 1973 में। कब शुरू किया था? 1973, 1 अप्रैल को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सबसे पहले शुरू किया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। इसके अलावा बाघ संरक्षण के लिए शुरुआत में हमने 9 नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यानों को रखा था। उसके बाद आज बढ़ के ये 2025-26 या 2026 की बात करें, अभी तक हमारे पास 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। ये एनपी नहीं, टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। इसके अलावा बाघ संरक्षण के परिणाम स्वरूप आज भारत के पास 3167 से अधिक टाइगर्स है। ये 2022 के सर्वे में पता चला हम लोगों को। हर 4 वर्ष में सर्वे होता है और ये सर्वे बताता है कि कितने बाघ बचे हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा बाघ संरक्षण मुख्य रूप से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देखती है। बाघ संरक्षण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण
प्राधिकरण, ये प्राधिकरण 2005 में बनाई गई थी और 2006 में इसको एक वैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया गया था। वैधानिक निकाय ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत बनी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अमेंड करके, और अब NTCA ही प्रोजेक्ट टाइगर देखती है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ जितनी भी बड़ी बिल्लियों से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी देखती है। तो इसका काम है बाघों का संरक्षण करना, टाइगर रिजर्व को प्रमुख रूप से बनाना। तो आज के समय में ये क्या क्या काम कर रही है? बाघ संरक्षण, शिकार के आधार को बनाए रखने का काम कर रही है और पारिस्थितिकी तंत्र को की समग्र स्थिरता के ऊपर भी देख रही है। शुरुआत विभिन्न राज्यों में 9 टाइगर रिजर्व से हुई थी, मैंने वहां पे NP बता दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टाइगर रिजर्व अभी हमारे पास कितने हैं? 58 है। ठीक है, कुछ चरण में चले हैं। जैसे कि अगर भारत में बाघ संरक्षण की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर के 2 चरण थे। प्रोजेक्ट टाइगर के बाद तो दूसरा चरण शुरू हुआ ही। प्रोजेक्ट टाइगर से पहले 1970s में पहले चरण में ही प्रोजेक्ट टाइगर बना था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिनियमित होना और बाघों और वनों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र को बनाना, इसी के अंतर्गत टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं। द्वितीय चरण जो 2005-6 से चल रहा है, ये लैंडस्केप स्तर पर चल रहा है, यानी कि जो क्षेत्र जैसा विशेष है उसकी विशेषता को नजर में रखते हुए वहां पे संरक्षण कार्य करना, बाघों की आबादी की सख्त निगरानी और वैज्ञानिक प्रबंधन पर जोर देना। अब बाघों की अगर हम बात करें, वैसे तो मुझे पिक्चर्स दिखानी चाहिए आपको कि ये पिक्चर्स उसी गाँव की है जहां से ये टाइगर स्किन मिली है, और देख सकते हैं कि कितनी सारी टाइगर स्किन है, पोच्ड टाइगर्स है। इसके साथ साथ पंजे और जबड़े भी मिले हैं। ये भी बहुत दुखद बात है कि इतने अच्छे कानून होने के बावजूद कैसे ये हो सकता है। देखिए, टाइगर्स के कान के पीछे व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, जो ऐसे कान है ना उसके पीछे व्हाइट स्पॉट्स होते हैं। ये एक मजाक खेला गया है इनके साथ प्रकृति के द्वारा कि अगर ये कहीं छुपे हैं और कान क्योंकि हमेशा अलर्ट रहते हैं, इनके पीछे कोई प्रे है, तो वो जब देखता है कि यहाँ पे बाघ शायद बैठा हुआ है, क्योंकि वो स्पॉट्स चमकते रहते हैं, बेचारा इसे पता भी नहीं रहेगा, इसके पीछे जो इसका शिकार था उसने देख लिया कि यहाँ बाघ है और वो भाग जाता है। टाइगर जब खुश होते हैं तो अपनी आंख छोटी छोटी कर लेते हैं, कंफर्टेबल दिखाते हैं अपने आप को। टाइगर्स को अगर किसी शिकार को पकड़ना है तो उसी की आवाज में वो बात करने लगते हैं। इसके अलावा इनकी जो स्ट्राइप्स होते हैं बॉडी में, हर टाइगर के विशेष होते हैं, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में टाइगर रिजर्व 2022 में 3167 बताया गया था, मतलब ये प्लस एज एन इससे अधिक ही होंगे। कुछ सर्वेस ने बताया कि 3600 से ऊपर है, अब तो इससे भी ऊपर हो गए हैं। सबसे अधिक मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा बाघ की प्रस्तुति है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाघ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 2006 से लेकर 2018 के मध्य आप देख सकते हैं 1411 से लेकर 2996, अब तो 3167 से भी ऊपर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए एग्जाम के परिदृश्य से। और इसके अलावा हम बाघों को किस प्रकार से काउंट करते हैं ये भी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज तो तकनीक का जिसका उपयोग होता है, ड्रोन्स का उपयोग होता है। ई-बर्ड ड्रोन की मदद से करते हैं, और एम स्ट्राइप्स ऐप है, ये बाघों का जो डिफरेंट स्ट्राइप का पैटर्न है उसको अप्लाई करके होता है। तो क्योंकि हर बाघ के स्ट्राइप्स अलग होते हैं, पहले पग मार्क्स के ऊपर भी हम ध्यान देते थे, अभी भी रखते हैं पग मार्क्स के रिकॉर्ड। पग मार्क्स जो पंजों के निशान होते हैं जो जमीनी सतह पे बनते हैं, उसकी वजह से कभी कभी रिलायबल डेटा नहीं मिलता था, निर्भरता कम होनी चाहिए उसके ऊपर, इसी वजह एम स्ट्राइप्स शुरू किया था। जब टाइगर रिजर्व कहीं बनता है तो किस प्रकार से टाइगर रिजर्व का संरक्षण होता है? एक बनता है कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र सबसे भीषण रूप से प्रोटेक्ट किया जाता है, यहाँ पे सबसे अधिक आबादी होती है टाइगर्स की, यहाँ पे सफारी आदि अलाउड नहीं है। उससे आगे बफर जोन होता है जिसमें आप वन और गैर वन भूमि का मिश्रण कर सकते हैं, बहु उपयोग क्षेत्र के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइगर रिजर्व्स कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं इनके संरक्षण के लिए। ठीक है, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, बाघ अकेले रहने वाले और क्षेत्रीय जीव होते हैं। एक ही उपप्रजाति के बाघों की धारियों का प्रतिरूप समान होता है। बाघों को कुशल तैराक के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। आपको मुझे ये भी बताना है कि बाघों का IUCN स्टेटस क्या है कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।
नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।